Hello everyone, welcome back to my channel. So today our topic is based on third year foundation course भाषा और संस्कृति, जिसमें आज हम सिलेबस और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें कुल 3 यूनिट है, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट्स में तीन तीन उनके सब चैप्टर है। और आज हम इस वीडियो में यूनिट 1, 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फाउंडेशन कोर्स के इस विषय में अधिकतम अंक 50 होने वाले हैं और न्यूनतम हमें पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए होंगे। तो चलिए बात करते हैं इकाई 1 की, जिसमें पहला चैप्टर है सतपुड़ा के जंगल, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा दिया गया है। और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित थे? तो आंसर भी नीचे दिया हुआ है, महात्मा गांधी के दर्शन से। भवानी प्रसाद मिश्र कौन से कवि थे? नई कविता एवं प्रयोगवादी कवि थे। कौन से रचनाकार गांधी दर्शन से प्रभावित है? तो आंसर क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र किन कवियों में अग्रणी हैं? मानवतावादी में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ? 1913 में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में। भवानी प्रसाद मिश्र कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? कल्पना। भवानी प्रसाद मिश्र ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? बीए तक। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ? 1985 में। जंगल में क्या चुप नहीं है हवा? कविता के इस अंश में जंगल में किसका चित्र नहीं दिखाई देता? होली के त्योहार का। वन में कौन निश्चिंत है? गोंड। कविता में निम्न में से कौन सी विशेषता गोंड जनजाति की नहीं है? वे अनमते रहते हैं। क्वेश्चन 14 है, कवि सतपुड़ा के जंगल को मौत का घर नहीं मानते क्योंकि यह बहुत घना है। जंगल ने किसे अपनी गोद में पाला है? नदी, झरने और नाले को। कवि के अनुसार वृक्षों में नाना प्रकार से क्या उलझी है? लताएं। सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक खालिस्तान है भवानी प्रसाद तिवारी। कवि ने सतपुड़ा के घने जंगलों के लिए किसका आह्वान किया है? भ्रमण करने। सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? सभी को पता है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मच्छरों के दंश वाले पंक्ति में दंश से क्या आशय है? दांत काटने की क्रिया। सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? प्रकृति एवं वन्य जीवों पर। सतपुड़ा के जंगल कविता में मुख्य रूप से किन दो वृक्षों का वर्णन किया गया है? शाल और पलाश के वृक्ष का। सतपुड़ा के जंगल कविता में इनमें से किस जीव का वर्णन नहीं है? छिपकली का। सतपुड़ा के जंगल कविता में काली लताओं की उपमा किससे की गई है? सांप से। सतपुड़ा के जंगल में कविता में किसके नींद में डूबे होने की बात कही गई है? जंगल के। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के किस भाग में है? दक्षिणी भाग में। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस नदी का वर्णन नहीं है? गंगा नदी का। सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति किनको पालती है? मुर्गे और तीतर को। सतपुड़ा के जंगल कविता में कवि ने किस जाति का वर्णन किया है? गोंड जाति का। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस त्योहार का वर्णन है? होली का। कवि के अनुसार प्रकृति के विविध स्वरूपों की मनोहारी छटा क्या है? घने जंगल। सतपुड़ा के जंगल कविता में कितने पहाड़ों का वर्णन है? 7 पहाड़ों का। सतपुड़ा के घने जंगल में किस जाति के लोग निवास करते हैं? गोंड। सतपुड़ा के जंगल कविता के अनुसार एक दूसरे के पूरक कौन होते हैं? जंगल और पहाड़। सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किसका वर्णन है? भावनात्मकता का। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने वनों में कठिन तथा कष्टदायी क्या है? चलना। क्वेश्चन नंबर 38 है, कविता के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगल में चारों तरफ क्या छाए हैं? जाले। भारत के में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कवि ने सतपुड़ा के घने जंगल कविता में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? जंगल की यात्रा का। जंगल अपने घनेपन के कारण कैसे दिखाई देते हैं? ऊँघते। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए हैं। ऊँघते अनमते जंगल। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है? पेड़ तथा जंगल निर्जीव न होकर सजीव है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, घने जंगल क्या सहन करते हैं आंधी तूफान को? सतपुड़ा के जंगल किससे भरे हैं? अजगरों से। वन सजीव क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि बाघ की गर्जना होती है। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं? नींद में डूबे हुए से। सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कविता की पंख दल में पले पत्ते पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो अब यहाँ हमारा इकाई 1 का दूसरा चैप्टर आता है, वापसी, जो उषा प्रियवदा ने दिया था। और अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लेखिका उषा प्रियवदा का जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में। वापसी कहानी की कहानीकार कौन है? उषा प्रियवदा। वर्ष 2007 में लेखिका उषा प्रियवदा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार। उषा प्रियवदा इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रवासी कथाकार के रूप में। वापसी कहानी को वापसी कहानी में वापसी होती है, जो हमने पहले भी हमारा जो 9th या कहीं पे तो ये पार्ट था जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। आधुनिकता में मनुष्य को कैसा बना दिया है? स्वार्थी और मानवताहीन। वापसी कहानी चित्रण करती है किसका? पारिवारिक घुटन का। वापसी कहानी में गजाधर बाबू की वापसी कहाँ से होती है? रेलवे की नौकरी से, जिसमें वो रेलवे की नौकरी करते हैं और रिटायर होकर अपने घर वापस आते हैं। वापसी कहानी के गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते हैं? रेलवे में। वापसी कहानी में गजाधर बाबू के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था? अमर। गजाधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? अत्यंत स्नेही। वापसी कहानी है पारिवारिक। गजाधर बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन बिताया घर के बाहर। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। अपना क्वार्टर छोड़ते ही गजाधर बाबू को अत्यंत दुख हुआ। गजाधर बाबू की पुत्री का नाम था बसंती। वापसी कहानी के संवाद कैसी भाषा में लिखे गए हैं? सरल बोलचाल की भाषा में। गणेशी ने गजाधर बाबू को ले जाने हेतु क्या बनाया था? बेसन के लड्डू। गजाधर बाबू को पसंद है बेसन के लड्डू। इनमें से कौन सी रचना उषा प्रियवदा द्वारा रचित नहीं है? झांसी वाली रानी। गजाधर बाबू ने शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? बसंती को। वापसी कहानी में किस परिवार का चित्रण था? मध्यम वर्गीय। गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? 35 वर्ष गजाधर बाबू ने अकेले व्यतीत किए थे। नरेंद्र ने खाना ना खाने का गुस्सा किस पर उतारा? गजाधर बाबू पर। घरेलू नौकर को काम से किसने हटाया? गजाधर बाबू ने। वापसी कहानी में 2 पीढ़ियों के बीच क्या चित्रित किया गया है? आंतरिक वैमनस्य। वापसी कहानी में कहानीकार ने कैसी भाषा का प्रयोग किया है? बोलचाल की सहज भाषा का। कहानीकार ने वापसी कहानी में कौन सी विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है? अंग्रेजी। वापसी कहानी की भाषा शैली पूर्णतः सहायक है कथात्मक विकास में। वापसी कहानी में मुहावरों और व्यंजनात्मकता से युक्त भाषा है, रोचक व प्रवाहमयी। वापसी कहानी में गजाधर बाबू कहाँ के लिए निकल गए थे? नौकरी के लिए। वापसी कहानी का उद्देश्य है आंतरिक वैमनस्यता को उभारना। वापसी कहानी 2 पीढ़ियों के अंतर्द्वंद पर आधारित है। तो ये हुए हमारे 34 क्वेश्चंस वापसी कहानी पर, जिसकी रचयिता है उषा प्रियवदा, जो आपको याद रखना होगा। और इसका जो 3rd चैप्टर है वो है शिकागो व्याख्यान, जो स्वामी विवेकानंद जी की रचना है। और इसके ऑब्जेक्टिव हम अब देखते हैं, जिसका पहले नंबर का क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस, जो हमें बहुत पहले से पता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। मतलब स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म 12 जनवरी को हुआ था। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ रहे थे? बेलूर मठ में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान किस दिन दिया था? 11 सितंबर 1893। शिकागो शहर कौन से देश में स्थित है? USA में।
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था? अमेरिका वासी बहनों और भाइयों बोलकर संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह किसने दी? महर्षि देवेंद्र नाथ ने। बोस्टन में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात किससे हुई? जॉन हेनरी राइट से। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किस देश के प्रतिनिधि के रूप में व्याख्यान दिया था? भारत के। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ व्याख्यान दिया था? शिकागो में। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में क्या संदेश दिया? नैतिकता का। शिकागो में अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत किस शब्द से की थी? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका वासी बहनों और भाइयों। स्वामी विवेकानंद ने किस शहर से विश्व धर्म ग्रंथ की सदस्यता ग्रहण की थी? बर्लिन से। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के संबोधन में किस भाषा में भाषण दिया? अंग्रेजी भाषा में। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मांड की तुलना किससे की थी? शून्य से। विवेकानंद ने किस महापुरुष के नाम पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया? रामकृष्ण परमहंस जी के। विवेकानंद के द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या है? बेलूर मठ। शिकागो में प्रसिद्ध है कसाई खाना। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, यह किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात पर कौन सा प्रश्न पूछा? क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कितने शब्द लंबा भाषण दिया था? 200 शब्द लंबा भाषण। स्वामी विवेकानंद ने कितने वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण किया था? 25 वर्ष की आयु में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। कितने वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष की यात्रा शुरू की थी? 25 वर्ष में। स्वामी विवेकानंद ने बंगाली में संगीत पर कौन सा ग्रंथ संकलित किया? संगीत कल्पतरु। स्वामी विवेकानंद की मातृभाषा कौन सी थी? बंगाली भाषा। स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को और उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने शून्य की तुलना किससे की थी? अनंत ब्रह्मांड से। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को सनातन धर्म में महाविद्या कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड की नाद है ओम। शिकागो व्याख्यान के अनुसार हम किसके उपासक हैं? नाद के। स्वामी विवेकानंद ने स्नातक की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1884 में। उनका जन्म हुआ था 1863 में। स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक भारत की यात्रा कब प्रारंभ की? 1891 में। शिकागो व्याख्यान के अंतिम स्त्रीलिंग किसका पालक है? सृष्टि का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार पुल्लिंग सृष्टि का कारक है। शिकागो व्याख्यान के अनुसार सृष्टि में उभयलिंग क्या कर रहा है? संचारण। वेदांत सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की? 1894 में। बेलूर रामकृष्ण मठ कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया था? गंगा नदी के किनारे। शिकागो व्याख्यान के अनुसार प्रकाश बिंदु किस रंग का है? नीला रंग का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? अनंत कोटि ब्रह्मांड की। शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पत्ति को कहते हैं महाविस्फोट। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय होता है तब उसे कहते हैं महानिपात। शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांडों की गति विपत्ति व्युत्पत्ति काल परिस्थिति होती है कैलकुलेटेड पूर्व सुनिश्चित। शिकागो व्याख्यान के अनुसार नील काल की सुंदर प्रकृति का संचारण होता है धराधाम पर। शिकागो व्याख्यान के अनुसार हमें सम्मान करना चाहिए धराधाम का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है प्रकृति का संरक्षण करना। शिकागो व्याख्यान के अनुसार सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए धरती को। शिकागो व्याख्यान के अनुसार माथे पर किसका तिलक लगाना चाहिए? धूल का। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था?
कोलकाता में या कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान के बाद सभागार कितने मिनट तक तालियों से गूंजता रहा? 25 मिनट तक। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार उसकी जीत होगी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य था, उठो जागो लक्ष्य प्राप्त करो। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जो व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता उसे अमरत्व प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारी इकाई 2 आ गई है, जिसका पहला चैप्टर है आंगन का पंछी, जो विद्या, और इकाई 2 के वीडियो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।